Today we are going to interact with a person who needs no introduction. It will not be wrong if I describe him as someone who has been architect of transformation here in Jammu and Kashmir. He has been instrumental in giving fillip to economy, development. It will not be wrong if I call him a Vikas Purush, someone who ensured that there is a peace and normalcy here in this region. And all that was possible because he gave a big jolt to ecosystem of terror. Yes, he is the only one Lieutenant Governor of Jammu and Kashmir, Mr. Manoj Sinha. नमस्कार सर. थैंक यू. नमस्कार. आप अक्सर एक बात बोलते हैं कि मैं यहाँ पे पीस मैनेज करने नहीं बल्कि पीस एस्टेब्लिश करने आया हूँ. तो किस हद तक आप इतने सालों में लगता है आप कामयाब हुए हैं और आगे क्या करने का आपका इरादा? देखिए, वास्तव में पीस बाई की भी नहीं जा सकती है, वो बड़ा टेम्पररी होता है. अस्थाई समाधान यही है कि पीस इस्टेब्लिश की जाए. और देश में जो सरकार है आज की तारीख में, उस सरकार की यही नीति है. और मैं समझता हूँ कि पिछले 5 वर्षों में शांति स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफलता सिक्योरिटी फोर्सेस को, प्रशासन को मिली है. उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जी का भी निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग रहा है. लेकिन एक समय था, पता नहीं कितनी माताएं बराबर रोया करती थीं, कितने घरों में चूल्हे नहीं जलते थे. मैं समझता हूं कि अब जम्मू कश्मीर उससे बहुत बाहर निकल चुका है. आंकड़ों के हिसाब से भी देखेंगे तो पत्थरबाजी इतिहास की बात हो गई. पड़ोसी के इशारे पर अब कोई बंद कॉल नहीं होता. सिनेमा भी हो रहा है, फिल्म की शूटिंग भी हो रही है, बिजनेस एज यूजुअल चल रहा है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सब चली. तो मुझे लगता है कि ये शांति के कारण ही ये संभव हो सका है. और यहाँ के लोगों में, ख़ास तौर से युवाओं में, देश के युवाओं की जो आकांक्षा है या जिस तरह के सपने देश का युवा देख रहा है, वैसे ही जम्मू कश्मीर का युवा भी देख रहा है. मैंने आंकड़ों की बात करी, चाहे वो सिविलियन किलिंग हो, फोर्सेस की किलिंग हो, इस संख्या को भी देखें तो मेजर ड्रॉप आउट हुआ है इसमें. मिलिटेंसी की घटनाएं, इसमें भी काफ़ी कमी आई. लेकिन हमारा पड़ोसी जब भी कुछ यहाँ अच्छा होता है तो उसको दर्द होता है. लोकसभा के चुनाव हो गए, विधानसभा के चुनाव हो गए, सब शांतिपूर्ण हो गए, एक जगह भी रीपोल नहीं हुआ. मीडिया या स्पेकुलेशन दुनिया और देश में ये था कि चुनाव हो रहा है, पता नहीं क्या होगा. गोली की बात छोड़ी, एक कंकड़ या पत्थर भी नहीं चला, एक जगह रीपोल नहीं हुआ. जो 40 साल में कभी नहीं संभव हुआ था. 11 बजे 12 बजे रात तक ग्रामीण इलाकों में लोग प्रचार कर रहे थे. कभी गले लोग मिलते नहीं थे, इस बार तो हाथ भी मिलाते थे, गले भी मिलते थे. और जनता ने बढ़ चढ़ करके लोकतंत्र के इस महापर्व में हिस्सा लिया. चुनी हुई सरकार आई. अब इन सब बातों का इम्पैक्ट स्वाभाविक रूप से, जहाँ देश में अच्छा है, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है, वहाँ पड़ोसी को दर्द शुरू हुआ. आप देखेंगे तो जो भी तंजीमें जिनको जाना जाता है, उनका कोई अब टॉप कमांडर बचा नहीं है. जब हम आए थे तो चुनौती वैली थी. वैली पर कंसंट्रेट किए हुए थे हम लोग. और मैं कह सकता हूं कि पिछले 30-35 सालों में सबसे कम रिक्रूटमेंट लोकल टेररिस्ट का जो है वो इसी समय है. लगभग यहाँ के लोगों ने भी मान लिया कि अब इधर रास्ता नहीं है, इसलिए रिक्रूटमेंट लगभग नील हो गया है. अब ये सिस्टम चलता रहे, इसके लिए पड़ोसी लगातार इन्फिल्ट्रेट करा रहा है एफटीज को. पड़ोसी का हम समझ सकते हैं कि पड़ोसी की बौखलाहट क्यों है. जहाँ एक तरफ नॉर्मलसी आ रही है, हमने भी हालात को बदलते हुए देखा, हमने भी देखा किस तरीके से लोगों की मानसिकता भी बदली है. लेकिन वहीं दूसरी ओर हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला से जब ये सवाल किया जाता है मुख्यमंत्री से, तो वो कहते हैं कि जो नॉर्मलसी है ये फोर्स नॉर्मलसी है, ऑर्गेनिक नहीं है. तो क्या कहना चाहेंगे आप मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब से जब वो फोर्स नॉर्मलसी की बात करते हैं? मैं उन पर क्या कहूँगा, लेकिन ये मैं कहना चाहता हूँ कि अगर ये फोर्स नॉर्मलसी रहती तो अपने आप स्कूल नहीं चलते, बॉलीवुड हॉलीवुड के लोग आकर के अपने आप यहाँ सिनेमा की शूटिंग नहीं करते. फोर्स अगर नॉर्मलसी रहती तो मुहर्रम का जुलूस नहीं निकलता. फोर्स नॉर्मलसी रहती तो सिनेमा हॉल नहीं खुलते. फोर्स नॉर्मलसी रहती तो मुझे लगता है कि इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्ट नहीं आते. इंडस्ट्री बाहर से भी आवे,
जम्मू रीजन में तो आए, कश्मीर में भी कुछ लोगों ने, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने प्लांट लगाया। तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी सोच हो सकती है। और अगर ऑर्गेनिक नहीं है तो 11 बजे रात को, 12 बजे रात को आप चले जाइए झेलम नदी के किनारे रिवर फ्रंट पर, सितार बजाते हुए बच्चे बच्चियाँ, कॉफ़ी पीते हुए, गाना गाते हुए लोग मिलेंगे। तो जितनी भी फोर्स आप लगा लिए, 12 बजे रात को इस तरह का वातावरण तो नहीं बन सकता है। लाल चौक, जिसके बारे में तमाम चर्चा होती थी, अब सेना के भी रिटायर्ड अफसर आ रहे हैं तो बलिदान स्तंभ जा करके अपने महान सैनिकों को, बलिदानियों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो ये सामान्य रूप से तो नहीं हो सकता। आम जनता को अगर नॉर्मलसी दिख रही है तो नेताओं को क्यों नहीं दिख रही? मुझे लगता है कि आम जनता को जो दिखता है वो ज़्यादा सही है। और राजनीति में कई कंपल्सन्स होते हैं, उन कंपल्सन्स के आधार पर लोग बयान देते हैं। मैं उसमें पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मेरे लिए संतोष की बात यह है कि आम आदमी क्या महसूस करता है। और मुझे लगता है कि अब पीस के स्टेक होल्डर बड़ी संख्या में, उनकी संख्या बड़ी हो गई, काफ़ी बढ़ गए हैं। लोग चाहते हैं कि ये स्थिति बनी रहे। गृह मंत्री ने भी कहा, कुछ दिन पहले ट्वीट करा था, उन्होंने कहा कि अब जो अलगाववाद है ये एक हिस्ट्री बन चुका है। उन्होंने ठीक ट्वीट किया है और मैं समझता हूँ कि उसी दिशा में जम्मू कश्मीर जा रहा है। किसको आप ये देते हैं श्रेय जो ये हालात यहाँ पे कारगर हुए हैं? एक तो आपकी लीडरशिप तो है, उसके अलावा किसको देते हैं आप? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी का दृढ़ निश्चय और गृह मंत्री जी ने बारीकी के साथ एक एक चीज़ का इवैल्यूएशन और गाइडेंस किया। और स्वाभाविक रूप से सुरक्षा बल, पुलिस के जवान, सीएपीएफ और होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, क्योंकि केवल आतंकवादियों को मारना लक्ष्य नहीं था, ये आतंकवाद के इकोसिस्टम को कैसे ख़त्म किया जाए, टेरर फंडिंग जो कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, जो गवर्नमेंट में ऑलरेडी पहले से टेरर इकोसिस्टम के एजेंट थे उनको गवर्नमेंट से बाहर किया जाए। वो प्रक्रिया हमने 4 साल पहले चलाई थी और अनवरत चल रही है, आगे भी चलेगी। क्रिटिसिज्म हुआ, जैसे महबूबा मुफ्ती ने पिछले दिनों कहा कि कुछ लोगों को आपने जब नौकरी से निकाला क्योंकि उनके तार जो थे आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था नौकरियां तो मिली नहीं, नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं? तो ऐसा एक इंप्रेशन देने की कोशिश की जाए। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 40,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरियां भी दी गई और ट्रांसपेरेंट तरीके से दी गई, मेरिट के आधार पर दी गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, एक बच्ची को जिसके पिता ठेले पर सब्जी बेचते थे, आज वो ऑफिसर बन गई। तो ये यहाँ के लोग सोचते नहीं थे। अब वो ज़माना ख़त्म हो गया कि किसी की सिफारिश के आधार पर नौकरी मिली, इस तरह का सिस्टम बन गया है। नौकरियाँ भी दी गई, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र में अगर आतंकवाद को समर्थन देने वाले लोग हैं तो वो कार्रवाई तो निश्चित रूप से हुई है, आगे भी उसी रफ्तार से होगी। समय लगता है उनको आइडेंटिफाई करना, उनका डोजियर बनाना, उनकी हिस्ट्री खोजना कि कब कब उन्होंने आतंकवादी घटनाएं की, कब उनके खिलाफ FIR हुई। तो वो जब आएगा तो उसमें बेहिचक ये कार्रवाई होगी। किसी ने कुछ वर्ष पहले सोचा नहीं था जिस तरीके से सैयद सलाउद्दीन के बेटे वो आतंकवाद चला रहा है, जो आका बना बैठा है पाकिस्तान में और वहाँ से आतंकवाद चला रहा है और उसके हाथ जो है खून से रंगे हुए हैं, उसके बेटों को आपने जॉब से निकाला क्योंकि वो भी आतंकवाद में मुलविस थे, और सईद अली शाह गिलानी के पोते को। तो मतलब उस समय आपको कोई मुश्किल आई, कोई ऐसा था कि सिस्टम के अंदर जो आपको कह रहे थे कि नहीं, आतंकवादी के बेटे को क्यों निकाल रहे हैं आप, ये आतंकवादी नहीं हो सकता? प्रशासनिक ढांचे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था। हमारी CID हो, पुलिस हो, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, सब लोग ऑन बोर्ड थे और सब ये चाहते थे कि अगर अस्थायी शांति स्थापित करनी है तो पूरे सिस्टम का ओवरऑल करना होगा। अब तो अमेरिका की भी एक रिपोर्ट आ चुकी है। अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा जाता है कि लश्कर तोयबा उनके लिए भी कंसर्न है, क्योंकि जो बात भारत इतने सालों से कहता आया, कहा कि उसके तार जो है अलकायदा से जुड़े हुए हैं। तो आप खुद कैसे देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर में, जहां पे लश्कर ने कई कत्ल करे हुए हैं, कई लोगों को मारा है, कई जिंदगियां तबाह करी हुई? नहीं, ये सब जितनी तंजीमें हैं या जितने ये ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जम्मू कश्मीर की बदहाली में इनका बड़ा भारी रोल रहा है। और मुझे लगता है कि इनके साथ क्यों मरवत होती थी, ऐसे लोग जिनको जेल के सलाखों में होना चाहिए तो उनसे सरकारें क्यों बात करती थी, ये बात मैं आज तक मुझे समझ में नहीं आई। वर्तमान सरकार जो है वो इस मामले में
पूरी तरह से दृढ़ता के साथ ऐसे किसी व्यक्ति से बातचीत नहीं करेगी जिसका किसी भी प्रकार का संबंध आतंकवाद या उस सिस्टम से। यानी मानसिकता बदलने में आपको लगता है भारत कामयाब हुआ है कि अब अमेरिका को भी लगने लग गया है? क्योंकि पहले वो होता था गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट वाली बात करते थे, आज उनको भी लग रहा है कि नहीं, लश्कर उनके लिए भी खतरा है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की साख पहले की तुलना में बहुत बड़ी है और भारत की आवाज़ अब सुनी जाती है, और मुझे लगता है कि अब दुनिया के बाकी देशों को भी ये बात समझ में आने लगी है कि हमारा पड़ोसी वास्तव में इसके पास यही काम है, मैंने वो कोई एक तरह से मैं कहूँ कि फेल्ड स्टेट है जो अपने लोगों को सामान्य नागरिक सुविधाएं नहीं दे पा रहा है, तो वो टेरर ही एक्सपोर्ट करता है। भारत इसका दंश झेल रहा था, अब दुनिया के अधिकांश देशों को ये बात समझ में आ गई है और कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अब इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। हमने देखा कि भारत में एक अलग सी राजनीति देखी जा रही है। सनातन को लेके अक्सर गाली गलौज हमारे अपोजिशन पार्टी लीडर करते हैं या सनातन को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। कुंभ को लेके हमने देखा कैसी सियासत हुई, और हाल ही में एक बयान जो है अखिलेश यादव की तरफ आया, कहा कि सरकार को बदबू पसंद है इसलिए काउ शेल्टर बनाते हैं और हमें खुशबू पसंद है इसलिए हम फ्रेग्रेंस पार्क बनाते हैं। कैसे आप देखते हैं कि ऐसे शब्दों का प्रयोग करना और सनातन के बारे में ऐसी बातचीत करना जबकि मेजॉरिटी कम्युनिटी को हर्ट करने की कोशिश करते हैं? मुझे लगता है कि देखिए, इस देश में सनातन को मानने वालों की बड़ी संख्या है, उनकी भावनाओं को किसी को आहत नहीं करना चाहिए, और सनातन परंपरा जो है वो सबको साथ लेकर चलने की परंपरा रही है, और मैं समझता हूं कि उसके कारण ही ये देश अभी तक तमाम प्रकार के विभिन्नताओं के बावजूद एक साथ लेकर के चल रहा है। और कुंभ तो मैं समझता हूं कि दुनिया के मानचित्र पर भारत की जो साख कुंभ के कारण बढ़ी है। अब छोटी बातों को लेकर के लोग बयान देते हैं, जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। मुझे लगता है कि घर में शादी होती है, छोटे आयोजन होते हैं तो दिक्कतें होती हैं, लेकिन जिस तरह से सफलतापूर्वक कुंभ का आयोजन हुआ है, मैं कह सकता हूं कि दुनिया के लोगों ने इसकी तारीफ की है और भारत की साख उससे बहुत बड़ी है। कितना दुखद लगता है राजनीति का सतर इस तरह से गिरा हुआ है और इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिस राजनीतिक लाभ के लिए। आपको अजीब लगता है, बुरा लगता है, दुखद होते हैं आप? स्वाभाविक है। मुझे लगता है कि राजनीतिक दलों को भी, राजनीतिक नेताओं को भी इन सब बयानों से बचना चाहिए, और कोई बयान अगर लोगों की भावना को ठेस पहुंचाता है तो मुझे लगता है कि वो किसी प्रकार से उचित नहीं है। अब सरकार बन चुकी है, पहले तो आप ही बॉस थे, अब कैसा लग रहा है पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ काम करना जो इस समय है उमर अब्दुल्ला की सरकार? आप कैसे रेट करते हैं उनके 4 महीनों को, और उनके साथ काम करके कैसा लग रहा है आपको कि सही चल रहा है सब कुछ? जब सरकार बनी थी तब भी किसी आपकी तरह किसी साथी ने मुझसे पूछा था, सरकार बनने के पहले चुनाव के दौरान, मैंने कहा देखिए, भारत लोकतंत्र की जननी है, यहाँ चुनाव होगा ही। चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार जम्मू कश्मीर में बनेगी ही, और ये बात देश की संसद में गृह मंत्री जी ने 5 अगस्त 2019 को जब 370 और 35 को एब्रोगेट करने का बिल आया था तब भी कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, असेंबली इलेक्शन सेकेंड एंड स्टेटहुड एट लेटर स्टेज। तो उस समय मैंने कहा था कि मैं भी, जो भी मेरा समय रहा है यहाँ 4 साल 4.5 साल, या उसके पहले भी जो हमारे साथी रहे, एजेंडा एक ही था कि कैसे जम्मू कश्मीर में शांति आवे, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर में निवेश हो, और जम्मू कश्मीर में रोजगार बढ़े। और चुनी हुई सरकार का भी मुझे लगता है कि यही एजेंडा होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, और इस एजेंडे पर अगर एजेंडा विकास है, पीस है, डेवलपमेंट है, इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें न हमें दिक्कत है न सरकार को होनी चाहिए। मुझे लगता है कि 4 महीना थोड़ा कम समय होता है किसी के बारे में राय जाहिर करना, लेकिन मेरा सरकार से तालमेल ठीक ही है, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ने क्लियरली
हमारी सीमाएं भी निर्धारित की हैं, हमारे अधिकार भी निर्धारित किए हैं, और सरकार के लिए भी सीमाएं और अधिकार उनके निर्धारित हैं। तो सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में काम करे, मैं अपने अधिकार क्षेत्र में काम करूं। मुझे लगता है कि दोनों मिलकर के जम्मू कश्मीर को विकास के रास्ते पर ले जाएं, यहाँ की इकानमी बेहतर हो, क्योंकि 4-4.5 सालों में, 5 सालों में मैं कह सकता हूँ 2017 की तुलना में हमारी GSDP लगभग डबल हो गई, इकानमी डबल हो गई। और इसे और कैसे बेहतर हम बना सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय भी पिछले 5 साल में बढ़ी है। अगर मैं जम्मू कश्मीर बैंक की आपको बात बताऊं तो आपको ध्यान है जब मैं आया था तो 1200 करोड़ के घाटे में था, वो 1700 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरह से टर्न अराउंड चीज़ें पिछले 4-5 साल में। सरकार और उपराज्यपाल दोनों मिलकर के जम्मू कश्मीर के विकास में एक साथ चले तो मुझे लगता है कि और बेहतर परिणाम। यानी कि सेम पेज पे हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वही डेवलपमेंट का जो आपका रोड मैप था वही होना चाहिए। मुझे लगता है कि वो सबका एजेंडा वही होना चाहिए। डेवलपमेंट की बात करें तो अब आने वाले दिनों में रेल चलने वाली है। एक ख्वाब था, एक सपना था कि ये जो रेल है जो श्रीनगर की तरफ जाए, कश्मीर की तरफ जाए, वादी की तरफ जाए। अब प्रधानमंत्री भी कुछ दिनों में आने वाले हैं यहाँ पे, तो ये कितना बड़ा लगता है। 30 वर्ष के बाद भी नहीं लग रहा था ये सपना कहीं पूरा होगा, लेकिन आपके टाइम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो एफर्ट्स है उसकी वजह से ये सपना साकार होता हुआ नजर आ गया। और कैसे देखते हैं ये कितना बड़ा ये है? स्वाभाविक रूप से जो जिस तरह की टेरेन थी, काम बड़ा डिफिकल्ट था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में ये काम पूरा हुआ। और मुझे लगता है कि शीघ्र ही अप्रैल महीने में ही कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन चलने लगेगी। सारी तैयारियां हो गई हैं। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक नॉलेज ऑन व्हील्स करके एक ट्रेन अभी 2 साल पहले, 2.5 साल पहले कटरा स्टेशन से हमने रवाना की थी। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ, उसकी बच्चियाँ उसमें गई थी और प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कैसे हो सकती है। 7-7 बच्चियों का, 8-8 बच्चियों का एक ग्रुप था। एक प्रोजेक्ट पहले से उनको डिफाइन कर दिया था, उनके एक मेंटर थे। कई बच्चियां मुझे मिली, उन्होंने कहा कि हम तो पहली बार ट्रेन में बैठ रहे हैं। तो कश्मीर यूनिवर्सिटी की बच्चियां थी। तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी डेवलपमेंट में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। और रोड कनेक्टिविटी भी पहले से बहुत बेहतर हुई। आज हाईवे, टनल, एक्सप्रेसवे के लगभग 1.5 लाख करोड़ के काम यहाँ चल रहे हैं। एयर कनेक्टिविटी भी पहले से बेहतर हुई है, जम्मू और श्रीनगर की और बेहतर होगी। रेल कनेक्टिविटी थोड़ी जो बची हुई थी वो हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि विकास और तेज होगा और देश के बाकी हिस्सों से भी लोग आ सकेंगे और यहाँ के लोग भी सुविधापूर्वक देश के बाकी हिस्सों में जाएंगे। तो पूरा माइंडसेट एक बदल जाता है। 47 की बात करें तो एक्सेशन होता है तो इंटीग्रेशन हो जाती है जम्मू कश्मीर की। 370 हटता है तो एक साइकोलॉजिकल वे से भी एक इंटीग्रेशन पूरी हो जाती है। अब लगता है कि रेल के आने से एक छोटा सा हिस्सा रहता था, जो ये साइकोलॉजिकल डिस्टेंस था 300 किलोमीटर का, जो फिजिकल डिस्टेंस है लेकिन ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, तो साइकोलॉजिकल डिस्टेंस कहते हैं 3000 किलोमीटर का था, वो भी कम हो जाएगा। दिल्ली और दिल की दूरी बिल्कुल कम हो जाएगी रेल के आने से। स्वाभाविक रूप से एक तो जम्मू श्रीनगर हाईवे ही, आपको तो ध्यान है जब मैं आया था तो 8 घंटे लगते थे। अब कुछ लोग बताते हैं उसके पहले 10 घंटे लगते थे, अब 4 घंटे में लोग आराम से। तो दूरी तो हाईवे ने भी कम करी और रेल मुझे लगता है कि दिलों की दूरी को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। कुछ अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशंस को जैसे हमने देखा कि रिसेंटली बैन किया गया, जिसमें अवामी एक्शन कमेटी या मिर्वाइज़ उमर फारूक की ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें भी देखा हमने कुछ सियासत होने लगी। महबूबा मुफ्ती कहने लगी अनडेमोक्रेटिक है। तो कैसे आप रिएक्ट करते हैं इस मतलब ऐसी बयानात जब दिए जाते हैं जबकि उन्हें मालूम है कि असल रियलिटी क्या है? देखिए, जिन ऑर्गेनाइजेशंस को और जिन व्यक्तियों को के खिलाफ ये बैन वाली कार्रवाई होती है तो उनके खिलाफ काफ़ी मटेरियल रहता है, तब वो किया जाता है। इसकी एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत किया जाता है। स्पष्ट प्रमाण रहते हैं और पर्याप्त प्रमाण रहते हैं, तब ये ऑर्गेनाइजेशन बैन की जाती है। और मुझे लगता है कि देश में जिस तरह के खतरे जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में था, उनको
निश्चित रूप से समाप्त करने के लिए ये कार्रवाई आवश्यक थी और भारत सरकार की जितनी भी सराहना की जाए मुझे लगता है वो कम है। गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कार्रवाई बहुत ही सुचारू रूप से चल रही है। नाम बदल करके ऑर्गेनाइजेशन जब बनने लगता था तो दूसरा एक मुखौटा बना करके काम करने लगते थे। अनेक नाम मैं ले सकता हूँ, जरूरत नहीं है। तो इन व्यक्तियों की पहचान हो जाने के बाद अब वो जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन भी पहले से ही प्रतिबंधित मान लिया जाएगा। एजेंसीज के ध्यान में आ जाएगा को ये फला व्यक्ति था, ये पहले इस ऑर्गेनाइजेशन में था। अब ऑर्गेनाइजेशन ही बैन है, व्यक्ति भी बैन है, व्यक्ति पर भी बैन लगा हुआ है। तो उस ऑर्गेनाइजेशन पर कार्रवाई करने में तुरंत सुविधा होगी, तो वो सराहनीय काम है। ये परहेज करनी चाहिए, मुख्यमंत्री रही हैं वो, आपको लगता नहीं उन्हें ऐसी स्टेटमेंट देने से परहेज करना चाहिए, या आपको लगता है कि वो कहीं खलल पहुंचाना चाहती है? मुझे लगता है कि जो खासतौर से उच्च पदों पर रहे, भारत के संविधान के जिन लोगों ने शपथ ली है कभी, उनको कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे एक देश की एकता, अखंडता या सुरक्षा को कोई खतरा पैदा हो। ऐसी स्टेटमेंट्स नहीं देनी चाहिए उन्हें, नहीं देनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। पीओजेके की बात होती है, एक वक्त था जब आप पहले हम बात करते 370 से पहले तो जम्मू कश्मीर की बात होती थी कि यहाँ पे हालात ख़राब हैं, यहाँ पे आतंकवाद है। लेकिन आज ऐसा है कि जब जम्मू कश्मीर की बात हो तो टूरिज्म की बात होती है, और पीओजेके की बात हो तो वहाँ पे देखते हैं कि प्रदर्शन हो रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो रहे हैं। क्या लगता है कि वक्त आ गया है कि अब पीओजेके जो है भारत का हिस्सा होना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि इनकम्प्लीट वही चीज़ है जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा, ये पीओजेके वापस आ जाए तो सारा मसला हल हो जाएगा। आप भी मानते हैं ये चीज़? दो बात समझिए, एक तो हालात बड़े खराब हैं सीमा पार के, आम आदमी बहुत परेशान है, सरकार और सेना के खिलाफ एक तरह से वहाँ विद्रोह और बगावत हो गई है, और देश के विदेश मंत्री जी का बयान ही भारत सरकार का अधिकृत बयान माना जाएगा। मैं समझता हूँ कि उसमें और कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विदेश मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट ढंग से दुनिया को बता दिया है, और देश के लोगों की आकांक्षा भी वही है। आपको लगता है कि आप यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पे हंसी खुशी, माओ की आंखों में अब आंसू नहीं दिखते, और वहाँ दूसरी ओर देखिए हाहाकार मचा हुआ है, प्रदर्शन हो रहे हैं, रोना धोना है, और वहाँ पे यहाँ पे टूरिस्ट सेंटर चल रहे हैं और वहाँ पे टेरर ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं। आप दुखद होते हैं उसको देख के कि ये क्यों हो रहा है? वो भी कश्मीर का हिस्सा। स्वाभाविक रूप से ये कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अब यहाँ के लोग भी तुलना कर रहे हैं। जो लोग जिनको ये बताया जाता था कि आपका भविष्य पाकिस्तान के साथ है, उनको ये बात समझ में आ गई है कि अब जम्मू कश्मीर का भविष्य केवल भारत के साथ है। मतलब कि आपको लगता है कि आप उनका भविष्य भी इनके साथ ही है? यहाँ के लोग तो मान ही लिए हैं। मुझे लगता है कि उनको भी जब दिखाई पड़ता होगा कि सीमा के इस पार बिजली भी है, सड़क भी है, अस्पताल भी है, पढ़ाई भी है, और वहाँ आटे के लिए लाइन लग रही है, तो तकलीफ तो उनको होती होगी। कई लेख आप पढ़ते ही, हम भी पढ़ते हैं, इस तरह के वहाँ के लोग लिख रहे हैं। दो छोटे सवाल हैं। एक, कश्मीरी पंडितों के रिटर्न और रिहैबिलिटेशन के लिए सरकार क्या कदम लेने वाली है? क्योंकि काफ़ी सालों से हम सुनते आ रहे थे, कुछ कदम लिए भी गए हैं। क्या लगता है कि रिटर्न कश्मीरी पंडितों का कब तक पॉसिबल हो सकता है, या रिहैबिलिटेशन पूरी तरह से? ये कोई तारीख बताना तो मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो समुदाय है, उनके मसाइल जो थे धीरे धीरे काफ़ी हल कर दिए गए हैं। एक उपयुक्त वातावरण मुझे लगता है कि तभी जा कर के बसा जा सकता है जब पूरी तरह शांति होगी, और उस दिशा में जम्मू कश्मीर आगे बढ़ गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो दिन जल्दी हम और आप देख सकेंगे अपने जीवन में, जब वहाँ कश्मीरी पंडित या बाकी लोग जा कर के आराम से रह सकें। एक आखिरी सवाल, आपने जो कहा वो किया। आपने कहा लाल चौक में तिरंगा लगेगा, लग गया। आपने कहा कि G20 होगा, बड़ी अच्छी तरह से हुआ। इलेक्शन आपने करवा दिए। हमने देखा कि प्रताप पार्क में भी, जहां कभी यासीन मलिक और सईद अली शाह गिलानी होते थे, वहां पे आपने मेमोरियल बना दिया शहीदों की याद के लिए, कि अब शहीदों को वहां पे सलामी दी जाएगी। कश्मीर, अब जम्मू कश्मीर तो डिस्प्यूट रहा नहीं, डिस्प्यूट है तो पीओजेके है, क्योंकि सबको मालूम है कि ये तो भारत का हिस्सा है, हिस्सा रहेगा। अब लगता है आपको कि वक्त आ गया है कि यूएन का दफ्तर भी बंद हो जाना चाहिए? डिस्प्यूट नहीं है तो यूएन के दफ्तर का क्या काम? मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय इस पर अधिकृत बात कहेगा तो अच्छा लगेगा। मैं अपनी सीमा और मर्यादा में ही रहूँ तो
ये हमारा डोमेन नहीं है, तो इसको हम लोग भारत सरकार और विदेश मंत्रालय पर छोड़ते हैं। बट आपको क्या लगता है पर्सनली, आप कैसे फील करते हैं? आई अंडरस्टैंड कि स्वाभाविक रूप से इस पर मैंने विदेश मंत्रालय को कॉल लेना है। जरूरत वैसे कोई महसूस होती ही नहीं है, यूएन के दफ्तर की अब कोई जरूरत तो है नहीं। जरूरत नहीं महसूस होती है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। नमस्कार। नमस्कार।